अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया का विज़िट करते हैं कल। और उस विज़िट के दरमियान बेसिकली कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं और उसी के साथ साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं। मेजर एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कलेक्टिवली 600 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें डिफरेंट तरह के छोटे छोटे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि एक कंपनी है सऊदी अरेबिया की डाटा वोल्ट, वो कंपनी 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड साइट्स में। लेकिन जो सबसे बड़ी डील थी वो डिफेंस डील यानी कि वेपन से रिलेटेड डील, जो कि तकरीबन 142 बिलियन यूएस डॉलर की डील जो है साइन हुई बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर वेपन्स डील जो कि वाशिंगटन ने अभी तक साइन की है। जबकि इससे पहले भी जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी तब भी डिफरेंट तरह की जो डिफरेंट डिफेंस पैक्ट्स थे, डिफेंस डील्स थी, वो ऑफ़र की गई थी बाइडन की तरफ से, लेकिन वो इस वजह से साइन नहीं की गई क्योंकि अमेरिका डिमांड कर रहा था कि आप रिकग्नाइज़ करो इज़राइल को, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू की जाएंगी। लेकिन इस बार इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो साइन किया गया, इतने बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए, लेकिन उनसे किसी भी तरह की गारंटी नहीं मांगी गई कि आप बेसिकली इज़राइल को रिकग्नाइज़ करो। इस वीडियो में हमने ये देखना है हिस्टोरिकली कैसे ये डिबेट जनरेट हुई इज़राइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए। और जब वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये ख्वाब है कि सऊदी अरेबिया बेसिकली रिकग्नाइज़ कर ले इज़राइल को। लेकिन यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ख्वाब जो है और इसको पूरी करने की जो एफ़र्ट्स हैं वो कब से जारी हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई और क्यों नहीं हुई। और ये जो रीसेंट विज़िट है, इस विज़िट के बाद क्या आपको किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू दिखाई देगा? क्या वाकई सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन इस डील को सीरियसली कंसिडर करेगी कि वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर ले? और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि सऊदी अरेबिया का विज़िट तो किया गया ट्रंप की तरफ से, लेकिन मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ जो हैं यूएई, कतर, उसका भी विज़िट किया जाएगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में सबसे क्लोज अलाय है अमेरिका का यानी कि इज़राइल, उसको इस विज़िट से एक्सक्लूड कर दिया गया। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की ये वीडियो होने वाली है। सो ज़रा शुरू करते हैं। शुरू वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया कि एक अग्रीमेंट आपने साइन कर लिया और उस अग्रीमेंट में इस विज़िट में ट्रंप के साथ साथ जो इलन मस्क हैं जो कि बिलियनर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और बाकी भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने ये विज़िट जो है अटेंड किया विद डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रंप ने विज़िट किया सऊदी अरेबिया का। यहाँ से फ्री होने के बाद सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट ट्रंप फ्लड करेंगे कतर, यूएई, बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका विज़िट करेंगे। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि ये पहला विज़िट है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। आज से 8 साल पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तब भी ही प्रायोरिटाइज्ड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ नॉट दी यूरोपियन कंट्रीज़। यानी कि आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रायोरिटीज़ इट सीम्स दे आर शिफ्टिंग, दे आर चेंजिंग, क्योंकि आपके जो क्लोज अलाइज हैं वो यूरोपियन हैं। लेकिन फिर भी आपने पिछली बार भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का विज़िट किया, इस बार भी आपने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का ही विज़िट किया। यहाँ पर ये बात जो है बताना बड़ा ही ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जो टाइज थे दे वर नॉट आइडियल अंडर दी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब तक डेमोक्रेट्स पावर में थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे अमेरिका के। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो जमाल खशोगी की किलिंग थी, असैसिनेशन थी 2018 की। जब 2018 में इस जर्नलिस्ट को असैसिनेट किया जाता है तो बड़े ही क्रेडिबल सोर्सेज से बड़ी ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कंफर्म करती हैं और जो बाइडन को बताया जाता है कि इस असैसिनेशन में मोहम्मद बिन सलमान जो कि किंग हैं सऊदी अरेबिया के, ही इज़ इन्वॉल्व। उसके बाद से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है। इवन इतना प्रेशराइज किया जाता है बाइडन की तरफ से। बाइडन तो इस हद तक कंसिडर कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया को इंटरनेशनल आइसोलेशन भी फेस करनी पड़ सकती थी। लेकिन अचानक से जंग हो जाती है और वो जंग थी रशिया एंड यूक्रेन की। उसके बाद से डायनामिक्स बदल गए, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इस हद तक बदले कि ऑयल की प्राइसेस जो थी दे वर स्काई रॉकेटेड, क्योंकि ऑयल रशिया से आता था, इसके अलावा ऑयल वेनेजुएला से आता था, इसके अलावा ऑयल ईरान से आता था, और जो उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ रहती थी वो थी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो कि ऑयल का हब थी।
जबकि ये जिन कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया आपके साथ, ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस थी, जबकि दूसरी तरफ आपने जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी। प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो बाइडन, उनको कंसीडर करना पड़ा, उनको अपनी पॉलिसीज़ रीथिंक करनी पड़ी और उन्हें दोबारा से इंगेज करना पड़ा मोहम्मद बिन सलमान को। लेकिन फिर भी जो बाइडन थे वो ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न था उनका, और वो कंसर्न कायम रहा। इसके अलावा जो एट्रॉसिटीज़ मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यमन में की गई, उसको लेकर भी जो बाइडन कोई खुश नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ जो बाइडन फिर भी चाहते थे कि सऊदी अरेबिया इज़राइल को रेकग्नाइज़ कर ले, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में एक ऐसा लीडर मौजूद था जो अपना इंटरनेशनल इमेज बेहतर करना चाहता था, और उसकी वजह यही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की जो एट्रॉसिटीज़ थी यमन में, उसके ऊपर भी उसने कवर अप करना था। यही वजह थी कि उसने विद इन दी स्टेट वमेन राइट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। जो वमेन के ऊपर रिप्रेशन और रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ईज़ करना शुरू कर दिया, ताकि उसका इंटरनेशनल इमेज जो है वो किसी हद तक बेहतर हो सके। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना भी शुरू कर दिया, और उसी के साथ साथ जो आखिरी पॉइंट था, मोहम्मद बिन सलमान ने डिप्लोमेटिक एवेन्यू फ्राहम करना शुरू कर दिए डिफरेंट रियासतों को। यानी कि जैसा कि रशिया एंड यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बारे में जब पीस डील का सिलसिला शुरू हुआ तो वो सिलसिला सबसे पहले सऊदी अरेबिया में शुरू हुआ। वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक एवेन्यू था वो फराहम किया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, यानी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी वहाँ का विज़िट किया। इवन जो रिसेंट टॉक्स हुई, चाहे ट्रंप पावर में आते हैं उसके बाद से, उन टॉक्स का भी जो हब था वो बेसिकली सऊदी अरेबिया ही था। सो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन सलमान था उसने अपने इमेज को शेप करना था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो जो ख्वाब था ट्रंप का, जो सऊदी अरेबिया है वो रिकग्नाइज़ कर ले बेसिकली इज़राइल को, उस ख्वाब के लिए ट्रंप ने काफ़ी एफ़र्ट्स भी की। जब ट्रंप पहली बार पावर में थे, इनिशियली जब 2018 से ऑनवर्ड्स वो पावर में आते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा अपॉइंट करते हैं वो मिडल ईस्ट में, जिसका नाम था जैरेड कुशनर। अब सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जैरेड कुशनर कौन है। ये बड़ा ही अहम शख्स है, क्योंकि इसी की वजह से जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, मोरक्को था, सूडान था, यूएई था, दे रेकग्नाइज्ड इज़राइल। इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज़ बहाल कर लिए, अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए इज़राइल के साथ, एंड द रोल वाज प्लेड बाय जैरेड कुशनर। बट द क्वेश्चन इज़, हु इज़ दिस मैन? ये आदमी कौन है बेसिकली? ये आदमी जो है, ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप, और इसको अपॉइंट किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कि आपने मिडल ईस्ट के पीस मेकर के ऊपर काम करना है। और फिर उन्होंने काम किया, उन्होंने डील ब्रेक कराई, एंड ही इज़ द वन हु इज़ वेरी क्लोज टू मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के साथ जैरेड कुशनर का बड़ा ही क्लोज़ किस्म का याराना है। यही वजह थी कि 2022 से ऑनवर्ड्स आपने ये डिबेट बारहा सुनी होनी है कि सऊदी अरेबिया इज़राइल को रेकग्नाइज़ करने जा रहा है। एक तो ये वजह थी कि जो मोहम्मद बिन सलमान था वो किसी हद तक इंटरेस्टेड था कि वो रेकग्नाइज़ कर ले इज़राइल को। दूसरी वजह ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली जो डिफेंस पैक्ट्स हैं, डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं, वो डिमांड कर रहा था बाइडन से कि आप मेरे साथ ये साइन करो, आप मेरे साथ बिल्कुल वैसी ही डील साइन करो जैसी कि आपने जापान के साथ की। अगर आप ये डील मेरे साथ साइन कर लेते हो डिफेंस की, तो आई एम विलिंग कि मैं रेकग्नाइज़ कर लूँगा इज़राइल को। ये तो दूसरी रीज़न थी। तीसरी जो सबसे अहम रीज़न थी मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि वो इज़राइल को रेकग्नाइज़ करे, इज़राइल के साथ मिल के काम करे, इज़राइल को अपना पार्टनर बना ले, और वो रीज़न थी द वन एंड ओनली ईरान। ईरान को लेकर दोनों को इशू था। दोनों कंट्रीज़ जो है एक हेट्रेड रखते हैं ईरान की तरफ। इज़राइल और ईरान जो है उनके दरमियान कोई टाइज़ आइडियल नहीं है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ग्रुप है इज़राइल के अगेंस्ट, उसको ईरान लीड कर रहा था। सो ईरान जो था, इट वाज द कॉमन फैक्टर जिसके ऊपर दोनों ने अग्री किया कि हमने बेसिकली क्या करना है, इसको कर्टेल करना है, कंटेन करना है। 2015 में
इसराइल और KSA के दरमियान जो है, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान एक सीक्रेट मीटिंग भी होती है, और वो मीटिंग ईरान से रिलेटेड थी कि हमने कंटेन कैसे करना है ईरान को। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया बड़ा ही इंटरेस्टेड था कि मैं इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लूँगा। तो ये जो प्रोसेस था ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज़ करना चाहता था इसराइल को, वो ये थी कि ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, इनका एक मसला है, और वो मसला ये है कि जब भी ये इंटरनल रिवोल्ट फेस करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फेस करते हैं, ये इसराइल की सपोर्ट मांगते हैं। क्योंकि जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनके अगेंस्ट होती है, क्योंकि ये सारे डिक्टेटर्स हैं, फिर ये उधर रिप्रेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, तो दूसरी तरफ से अमेरिका जो कि खुद तो जितनी मर्जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, लेकिन अगर कोई और करने लगे तो उसको तकलीफ़ होती है, और वो ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है वो सेल करने के लिए, बेचने के लिए आ जाता है। सो इन लोगों को बेसिकली अमेरिका की रैत से बचने के लिए इसराइल की सपोर्ट चाहिए होती है। सो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम इसराइल के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अमेरिका फिर जो है वो ईज़ कर देता है इनके ऊपर सैंक्शंस और बाकी मामला जो हैं। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस मिसाल से समझ सकते हैं कि कतर ने पहली बार जो एक पार्शियल कॉन्टैक्ट किया था इसराइल के साथ, वो 1996 में किया था, जब वहाँ पर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू थी। इसी के साथ साथ इवन आप इजिप्ट की बात करें, 2013 में इनके जो इजिप्ट के लीडर हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये क्या करते हैं, एक ब्लडी कॉप के नतीजे में, ब्लडी मार्शल लॉ के नतीजे में जो है पावर में आते हैं। तो उस टाइम भी जब इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये इसराइल से सपोर्ट जो है वो डिमांड करते हैं, और इसराइल इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। और सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन है, इसके ऊपर कई बार टॉक्स हो चुकी हैं। सऊदी लीडर्स कई बार इंगेज हो चुके हैं इसराइली लीडर्स के साथ, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जानबूझकर इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है ताकि पब्लिक रिएक्शन देखा जा सके। पब्लिक रिएक्शन देखा जाए कि पब्लिक रिवोल्ट तो नहीं करेगी अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकग्नाइज़ करेगा। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने आपके सामने रखी कि जिनके मुताबिक आप ये कह सकते हो कि वाई सऊदी अरेबिया इज़ इंटरेस्टेड इन रिकग्नाइजिंग इसराइल। और दूसरी तरफ है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान का फैक्टर भी आपको कंसिडर करना होगा इसराइल की रिकग्निशन में। जैसे मैंने कहा कि उसे यमन के फेलियर को कवर करना है, जैसे मैंने कहा कि उसको दुनिया के सामने ये पोर्ट्रे करना है कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, ही इज़ द ग्रेट स्टेट्समैन, ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर। और तीसरी बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन के साथ बड़ा क्लोजली ये इंगेज भी रहा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इसके जो एडवाइज़र्स हैं, दे आर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इसराइल। वो बड़ा ही दर्द दिल रखते हैं इसराइल के लिए। इन फैक्टर्स की बुनियाद पे आज या कल, 1 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, लाजमी सऊदी अरेबिया जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेगा इसराइल को। और अमेरिका का जो है एक चेंज ऑफ हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस बार अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से जब इतने सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए तो उनसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं की कि आप इसराइल को रिकग्नाइज़ करो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी एक रिफ्ट चल रही है। उस रिफ्ट की रीज़न क्या है? उसकी रिफ्ट की रीज़न यह है कि ट्रम्प बारहा कह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप इंगेज करो, आप सीज़ फायर की तरफ आओ। लेकिन ना सिर्फ वो अपने ब्रूटल ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहा है बल्कि उसको एक्सपैंड भी कर रहा है। अब तक तकरीबन जो 52,000 पैलेस्टीनियंस हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने ऑपरेशन को अभी तक हाल्ट नहीं किया। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया भी अब उसका जो एटीट्यूड है बेंजामिन नेतन्याहू का, उस एटीट्यूड को एक जेनोसाइड के तौर पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रम्प बेसिकली इस बार इसराइल का विज़िट भी नहीं करेंगे। यहाँ से आपको रिफ्ट भी दिखाई दे रही है। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है रिफ्ट का वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स, जिनका 4th राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो अभी भी कंटिन्यू है ओमान में। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जब विज़िट किया था अमेरिका का तो वाज़े किया था कि अमेरिका बिल्कुल भी ईरान को इंगेज मत करे। इवन जब फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टेन्योर था ट्रम्प का, तब भी ट्रम्प ने वाज़े कहा था कि मैं इंगेज नहीं करूंगा ईरान को, और प्रो इज़राइल पॉलिसी थी। ऑल्दो अब भी आप मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड तो दे रहे हो इसराइल को, लेकिन इस बार ट्रम्प की जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है। क्योंकि ट्रम्प जो है रिकन्सिडर कर रहा है
ईरान को, और ट्रम्प जो है वो चाह रहा है कि दोबारा से इनके साथ न्यूक्लियर टॉक्स की जाएं, न्यूक्लियर डील सिक्योर की जाए, ताकि ईरान जो है यूरेनियम की इनरिचमेंट ना करे, जो कि वो 60% तक ऑलरेडी कर चुका है। सो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रम्प के विज़िट के, जिसकी वजह से ट्रम्प ने वहाँ पर विज़िट किया। बट एज़ फार एज़ दी इजरायली रिकग्निशन इज़ कंसर्न, वो अभी तो नहीं होने वाली, लेकिन वो बहुत जल्द सऊदी अरेबिया जो है इसराइल को रिकग्नाइज़ कर सकता है।